Hello friends, my name is Hardik Bhatt and welcome to Rise to Success Now. हमारे आसपास बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं और उनसे कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हर फील्ड के सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को आपके सामने लाके उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे और उनसे क्या हम सीख सकते हैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ बड़ौदा के ईशान्य इंटीरियर एंड डिज़ाइनर के दर्शित वैद्य साथ। वेलकम दर्शित भाई। आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए? किसी की कोई भी कॉमन आदमी का सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसका घर बन जाए। तो वो घर बनाने के लिए उसकी जो उम्मीदें होती है, उसके सपने होते हैं, वो सपना पूरा करने की जो हम लोग काम करते हैं उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो इस इंस्पिरेशन को हमने बिजनेस में कन्वर्ट किया और उसकी वजह से इंस्पिरेशन मिली कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनूं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा एक थॉट जो कस्टमर को देना चाहिए उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया। ईशान्य इंटीरियर्स को 6 साल हो गए हैं और 150 से ज़्यादा अपने क्लाइंट कंप्लीट किए। तो शुरुआती दिनों में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चैलेंजेस और हर्डल्स आते हैं। तो आपके बिजनेस के शुरुआत में कुछ आप शेयर करना चाहोगे कि कैसी कैसी चैलेंजेस आई थी और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जी, इनिशियल स्टेज पे जब हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रैक कर रहे थे तब जब टाइम था, तो इट वाज बैक इन 2017 में जो टाइम था, तब कैसा था कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स को कोई अपॉइंट करना वाज अ लग्जरी। लोग ऐसा समझ रहे थे कि वो लग्जरी है। तो वो हर्डल ब्रेक करना हमारे लिए बहुत काफ़ी हो गया था कि इंटीरियर डिज़ाइनर की क्या ज़रूरत है। इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत पैसे तो इंटीरियर डिज़ाइन रखते हैं, पर बेसिकली तब क्या था कि कारपेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो काफ़ी लोग काम रखते थे। काफ़ी प्रोजेक्ट हमको मार्केट प्राइस से कम में करने पड़े, पर दैट वाज आवर इनिशियल डिसीजन और जिसके लिए हमने वो हमारा टर्न आउट सक्सेस में हुआ है। तो उसके वजह से हमने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। मैं जो समझ रहा हूँ तो माइंडसेट जो कस्टमर का था वो चेंज करना वाज द बिगेस्ट चैलेंज। यस। एंड उसको ओवरकम करने के लिए शुरुआती दिनों में आपने अपनी क्रिएटिविटी और वो तो दिखाई बट शुरुआत में आपने प्राइस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, मार्जिन को कम किया, जिसकी वजह से आप कस्टमर के माइंडसेट को भी चेंज कर पाए और जो कंपटीशन था आपके कम्युनिटी में उसके साथ भी अच्छे से रहे। दूसरा क्या था कि अगर हम लोग ने जब प्राइस कम किया ना, तो काफ़ी सारा चीज़ ऐसा हो रहा था कि हम लोग किसी का माइंडसेट बदल नहीं सकते कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर अपॉइंट करना है या नहीं करना है। पर उससे क्या था कि हम लोग एक जो कॉस्ट फैक्टर से हम लोग क्लाइंट को पकड़ लेते थे ना, बाद में हमारा ही सर्विसेज देख के उनको ऐसा लगता था कि नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना ना, डिज़ाइनर रखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रहा था। वेरी नाइस। अभी ईशान्य इंटीरियर्स को एज अ ब्रांड प्रमोट करने के लिए आप कैसे काम करते हो और शुरुआत के टाइम पे कैसे किया? शुरुआत के टाइम की बात करें तो हम लोग जब शुरुआत में एज अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म हम लोग बिल्डर्स के पास जाते थे। जब हम लोग कोई भी साइट पे हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट हम लोग एज अ ब्रांड प्रमोट करने के लिए वहाँ पे यूजुअली हमारा बैनर्स लगा देते थे। और वहाँ पे जब हमारे दूसरे कोई क्लाइंट्स आते थे, यूजुअली सैटरडे संडेज को हम लोग वो साइट्स पे रहते थे खुद, कि जो भी कोई अगर आजू बाजू वाला कोई घर देखने आया हो तो हम लोग उसको अप्रोच करके हम लोग उनसे पास से प्रोजेक्ट्स ले सकते थे। तो उस हिसाब से हम लोग तब कर रहे थे। अभी वो पूरा सिनारियो बदल गया है। वी आर गोइंग डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब जो इनिशियल स्टेज में फंड नहीं था तो हम लोग खुद ही जाके प्रमोट करते थे। वेरी नाइस। पर अभी जब हमारे पास फंड है तो वी आर गोइंग डिजिटल एंड वी आर हायर्ड सम एजेंसीज आल्सो फॉर इट। वेरी नाइस, बिकॉज कोल्ड मार्केट में आपको अननोन व्यक्ति के साथ काम करना और वहाँ से जाके मार्केटिंग और बिजनेस लाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ये शुरुआती दौर पे। इसी पॉइंट पे थोड़ा और आगे बात करें तो कोई भी कस्टमर के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हो आपके हिसाब से आपकी कंपनी के लिए? कोई भी कस्टमर हो, क्लाइंट हो, तो किसी भी के साथ अभी रिलेशनशिप बिल्ड करना, अभी यूजुअली क्या होता है कि हमारा रिलेशन यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये आइटम दी और ये बेच दी और ये 10 मिनट का रिश्ता है। हमारे पास यूजुअली प्रोजेक्ट्स 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं। तो उस हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि इनके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो घर जैसा रिलेशनशिप हो जाता है। वेरी नाइस। तो उस हिसाब से अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ईशान्य इंटीरियर्स में रिलेशनशिप सिर्फ
अगर रिलेशनशिप हो तो बिजनेस का तो आउटकम आएगा ही आएगा, पर रिलेशनशिप बिल्ड करना इज़ द फर्स्ट मोड। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। मनी जो भी आएगा वो बाय प्रोडक्ट ही होगा। जब हम लोग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप को ही मैटर करेंगे, मतलब जितना उनको इम्पोर्टेंस देंगे तभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, उतना सेटिस्फाइड क्लाइंट भी जाएगा और वो हमें और बिजनेस इन फ्यूचर भी देगा। तो उस हिसाब से ही हम लोग इतने रिलेशनशिप को मैटर करता है, जितना इम्पोर्टेंस दे सके उनको। वेरी नाइस थॉट, बिकॉज लाइक आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि रिलेशन इम्पोर्टेंट है, मनी मैटर नहीं करता। बिजनेस में मनी बाय प्रोडक्ट है। ये चीज़ जो भी नए स्टार्टअप होते हैं या अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी इज़ ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सर्टेनली बिजनेस में पैसा तो आने ही वाला है। इंटीरियर डिज़ाइनर के फील्ड में ये कंसिस्टेंसी एंड इनोवेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपके हिसाब से आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं? अभी हम ऐसा सोचे 6 साल की जर्नी को डिवाइड करें, तो जब 6 साल पहले जब हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट हुए थे और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को देखें, तो हर महीने, हर 15 दिन में, हर थोड़े टाइम में पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। राइट। हम हमारे प्रोजेक्ट 6 साल पहले देखते तो ऐसा लगता है ये कितने सालों पुराना हमारा प्रोजेक्ट है। यस। तो इस हिसाब से क्या है कि वी हैव टू बी मार्केट फ्रेंडली। जितना भी इनोवेशन कर सके वो इनोवेशन हमको करना पड़ेगा। तो वो इनोवेशन और जो कंसिस्टेंसी है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है कि ये प्रोजेक्ट में हम लोग ये डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो डिज़ाइन हम लोग खुद ऐसा रखते हैं कि वो डिज़ाइन दूसरे प्रोजेक्ट में रिपीट ना हो। अगर हमारा क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे ये सेम डिज़ाइन चाहिए, तो फिर भी हम लोग उसमें कुछ इनोवेशन करते हैं कि ये सेम डिज़ाइन हम दूसरे प्रोजेक्ट में हो सके उतना वी डोंट प्रमोट। तो मतलब आप एक ऐसी यूनिक फ्लेवर ही दे देते हो। हाँ। जैसे लिमिटेड प्रोडक्ट्स आते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोई शर्ट है तो पर्टिकुलर ये डिज़ाइन में इतने ही लिमिटेड एडिशन है, मतलब आप ऐसे डिज़ाइन बनाते हो कि ऐसी डिज़ाइन आपके दूसरे कोई क्लाइंट के पास नहीं होगी, दूसरे क्लाइंट के पास नहीं होगी। और दूसरा जितना भी हमारा प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ ना कुछ हमारा सिग्नेचर टच रहता है। वेरी नाइस। अगर भी कोई प्रोजेक्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट में ये ईशान इंटीरियर्स का प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे पास रहता है, एक सिग्नेचर टच। तो उस हिसाब से इनोवेशन और कंसिस्टेंसी करना इट इज़ रेगुलरली इम्पोर्टेंट, और मार्केट अपडेट रहना वो इम्पोर्टेंट है ही ये फील्ड में। राइट। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके फील्ड में जो आपने अभी बताया कि आप एक सिग्नेचर स्टेप अंदर ऐड करते ही हो, तो ये काइंड ऑफ आपका एक यूएसपी है या आपका कुछ और भी यूएसपी है जो आप कस्टमर्स को स्पेशली देते हो और जिसकी वजह से वो वाव फील करें? यूएसपी में अगर हम बोले तो यस, हम लोग कोई डिज़ाइन हमारी तो रिपीट नहीं हो रही है, वो हमारा एक यूएसपी है ही। दूसरा यूएसपी ये है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अब क्या सबसे पहली चीज़ होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ऐसा लोग सोचते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ आर्ट। यस, इट इज़ एन आर्ट, बट ऐसा नहीं है कि इंटीरियर डिज़ाइनर हमारी चॉइस का घर उनको दें। राइट। यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी और डिज़ाइन जब प्लस होते हैं ना, तभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है। वेरी नाइस। तो यूटिलिटी और डिज़ाइन वो हम लोग कंपलसरी, अगर कोई क्लाइंट ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा चाहिए पर यार स्टोरेज बहुत हो जाएगा घर में तो कैसा दिखेगा, हम लोग उनको ऐसा बोल, आपकी नीड्स पहले बोल दो, उसको कैसा अच्छा दिखाना वो हमारा काम है। वेरी नाइस। तो ये हमारा एक यूएसपी है, और वो काफ़ी क्लाइंट्स हमारा ये बोलते भी है कि मतलब आप सिर्फ बोलते हैं ना लाली पाउडर नहीं लगाते, बट इंटरनल भी आप उसको उतना ही खूबसूरत बनाते हैं जिससे कस्टमर को दैट इज द इंटीरियर डिजाइनिंग ओनली। यस यस, वेरी नाइस। कोई भी बिजनेस होता है उसमें कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से फेलियर्स भी आते हैं। सो सेम आपकी ये 6 साल की जर्नी में आपको भी लगा होगा कि नहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है या कुछ फेलियर आया है, तो आप ऐसे कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जिससे हमारे जो ऑडियंस है उनको पता चले कि हम भी ये चीज़ का ध्यान रख के ये चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं? इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में 3 चीज़ होती है कि एक होती है डिज़ाइनिंग में तो वो हमको करना है। दूसरी चीज़ होती है कि हमको लेबर को मैनेज करना रहता है, और थर्ड चीज़ होती है टाइमलाइंस। और तीन चीज़ एक व्हील है
अगर वो तीनों चीज़ में से एक चीज़ को जो डिस्टर्ब हो गया वो पूरा का पूरा अफेक्ट करेगा ही करेगा। Correct. तो डिज़ाइन तो हम लोग टाइम पे दे देंगे क्योंकि वो हमको ही करनी है। अभी ऐसा हुआ है पीछे हमारे साथ इनिशियल स्टेज में भी, बीच में भी ऐसा हुआ है कि लेबर्स चले गए हो, लेबर्स की वजह से उनका फिनिशिंग नहीं आ रहा हो काम के अंदर, कोई लेबर के में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, कुछ मटेरियल्स में भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो वो हमको भी ऐसा वो मिस्टेक हो जाती है कि वो ये मटेरियल नहीं डालना चाहिए था, ये मटेरियल से ये प्रॉब्लम हो गया, तो हम वो मटेरियल को बाद में रिप्लेस करते थे। दैट इज़ लॉस, फाइनेंशियल लॉस ओनली। बट जो सिमिलरली मिस्टेक होती है जो हम लोग उसको कवर नहीं कर पाते वो है टाइमलाइन। हम लोग जब मोस्टली इंटीरियर डिज़ाइनर्स का ऐसा होता है कि ये टाइमलाइन पे हम लोग कंप्लीट करके देंगे, वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन 60 डेज। यस, वो 60 डेज इज़ पॉसिबल, पर काफ़ी टाइम में वो टाइमलाइंस मैटर करती है। वो काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है पहले भी कि वो टाइमलाइंस जो हमने कहा ऐसा बोला कि 3 महीने में काम कर देंगे तो उसका 4.5 महीना हो। करेक्ट। तो वो चीज़ हमने एक पहले बहुत फेस की कि हम लोग टाइमलाइंस कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। बट या नाउ वी आर अकॉर्डिंग टू टाइमलाइंस। बट यस, टाइम ये 3 चीज़ों में से कुछ एक भी अफेक्ट करेगा। फाइनेंशियल लॉस ज़रूर होगा, पर टाइम हम किसी को वापस नहीं दे पाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ें मिस्टेक्स हमारे साइड से हुई थी, तो उस हिसाब से हम लोग अभी उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड में एक सक्सेसफुल जर्नी करना है और एक रिस्पेक्टफुल नाम करना है, तो ये 3 चीज़ें जो डिज़ाइन है, एक टाइमलाइन है और तीसरा आपने बताया लेबर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ों को एक एज अ व्हील आप करोगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे मिस्टेक करने के, फेलियर होने के। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग। सभी लोग जो एस्पायरिंग इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या अभी जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और शुरू से ऐसा उम्मीद रखते हैं कि शुरू से हमारे पास एक अच्छा क्लाइंट बेस हो और एक्सपेक्टेशन सबकी हाई रहती है। मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आपने जब शुरू किया तो शुरुआत के टाइम पे, पहले 6 महीने के टाइम पे आपके मंथली क्लाइंट्स कितने होते थे और आज आप 6 साल के बाद ये एक लेवल पे आए हो और अभी कितने आप क्लाइंट मंथली मैनेज कर रहे हो? 6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास पहला एक प्रोजेक्ट आया था जो डिज़ाइनिंग का था। वो उसका ड्यूरेशन था 6 महीने। 6 महीने वो प्रोजेक्ट चला। उसकी फ़ीस समझ लो कि 5000 रुपीज़ थी। वो 5000 रुपये के लिए हम लोग 6 महीने इधर से उधर जाते थे। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि आगे कुछ है नहीं, क्या काम करना है कुछ नहीं मालूम। उसके 2 महीने के बाद हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आया, तो वो पूरा का पूरा हमको एग्जीक्यूट भी करना था। उन्होंने जो टाइमलाइन दिया था उस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट भी किया। क्लाइंट वॉज सेटिस्फाइड। हमने 1.5 महीने में पूरा प्रोजेक्ट भी हम हैंड ओवर किया। फिर ऐसा टाइम आया कि हमारे पास कोई काम ही नहीं था। आगे क्या दिख रहा था, कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा ही था। अच्छा। कि ऐसे आगे करेंगे कुछ नहीं। तो वैसे 2-2.5 महीने और निकल गए। 2-2.5 महीने के बाद एकदम से एक फ़ोन आया कि आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। मैंने बोला हाँ करते हैं। तो फिर इस हिसाब से हमने दूसरा एक प्रोजेक्ट लिया। वो तब से एक प्रोजेक्ट चालू किया हमने, वो प्रोजेक्ट लिया। उसके बाद आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, जो मैंने अभी पहले बोला कि एक अंधेरा था, अंधेरा नहीं आया सामने। तो उस हिसाब से हम लोग ये पहले 1 साल में ऐसा था कि हमने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स किए थे पूरे साल में। पर अभी हम लोग 28 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं ऑनगोइंग लाइव 28। वेरी नाइस। जिसमें इंडस्ट्रीज भी है, शोरूम्स भी है, कमर्शियल्स भी है, रेसिडेंशियल भी है। उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं मैनेज। पर यस, जितना भी हम लोग ऐसा नहीं सोचा है कि जितना हम लोग ये स्टेज पर भी पहुंच पाएंगे। यस, वी आर ग्रोइंग एंड वी आर लर्निंग। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस में कि आप ग्रो करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। शुरुआत के दौर पे 1 साल में, पहले साल 3 प्रोजेक्ट, उसमें भी 2-3 महीने ऐसे थे पता नहीं था प्रोजेक्ट आएगा नहीं आएगा। उस टाइम पे भी एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन और एक फोकस लगा रहना बहुत ज़रूरी है। और जनरली इंटीरियर डिज़ाइनर के केस में ऐसा होता है कि रिपीटेड क्लाइंट आना बहुत मुश्किल होता है। एक रीज़न ये है कि घर कोई बनाता है तो मतलब लाइफ में बोला जाता है कि एक ही बार बनाता है। दूसरी चीज़ कि जब भी डिलीवरी होती है
आप जब भी कंप्लीट काम करते हो तभी भी मतलब एक अनबन सी रहती ही है। मैंने देखा है जनरली कि आर्किटेक्ट के साथ हर एक कस्टमर का अनबन बना ही रहता है। तो आप वो चीज़ को कैसे मैनेज करते हो और आप कस्टमर से, आप पुराने कस्टमर से नए रेफरेंसेस लेते हो, कैसे करते हो? अभी जितना भी हमारा जो क्लाइंटेल रहा है, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिपीटेड है। वेरी नाइस। कि वो रिपीट कस्टमर्स देते हैं। अभी हमारा लाइव प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि एक ही फैमिली के हम 4 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, 4 अलग अलग घर को। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि उनके पास ऐसा हो जाता है कि नहीं करना है इंटीरियर तो ईशान्य के पास ही करना है। वेरी नाइस। अगर पैसे को इम्पोर्टेंट दोगे तो क्लाइंट ऐसा सोचेगा कि नहीं ये पैसे को इम्पोर्टेंस देता है तो हम भी फिर वी ऑल बी प्रोफेशनल ओनली। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, और इस हिसाब से हम लोग क्लाइंट्स रेफरेंसेस देते ही हैं, रिपीट ऑर्डर्स भी देते हैं कि ये हमारा है। आज की बात करूँ मैं, आपसे मिलने से पहले मेरे एक क्लाइंट रह चुके हैं, उन्होंने उनका पुराना घर रीसेल किया था, तो उन्होंने हमारा कनेक्शन उनको दिया कि ये आप इनसे मिलो, ये हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कर रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं पर हमारा आपके जैसा बजट नहीं है। तो बोला कि नहीं वो आप इसकी टेंशन मत लो, बजट की टेंशन मत लो, आप उनसे मिलो, बाद में आप जिस हिसाब से काम करवाना चाहोगे दर्शित में करके देंगे आप। वेरी नाइस। क्योंकि ये इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड में मैं बहुत सारे आर्किटेक्ट को मिला हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। एट द एंड वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला आता है ना, बहुत इश्यू होता है। और यहाँ पे आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आपके पास रिपीटेड क्लाइंट्स आते हैं और अच्छे से रेफरेंस भी देते हैं। अभी आपके साइड से एक हम लास्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग आर्किटेक्ट है, बिजनेस ओनर है, जो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं और अपना खुद का बिजनेस जैसे आपने स्टार्ट किया वैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहो तो? इंटीरियर डिज़ाइनर्स के मैं जितने भी एस्पायरिंग्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि डोंट फोकस ऑन योर डिज़ाइंस, फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। तो और उसमें आपका डिज़ाइन डालो तो ही आप ऊपर आ जाओगे। दूसरा मैं जब कब से बोल रहा हूँ कि मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, मनी के ऊपर आप कमाने के ऊपर ध्येय मत रखो, आप कर्म करते जाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फल की चिंता मत करो। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि जो हमारे एस्पायरिंग इंटीरियर डिज़ाइन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी स्किल होती है लिसनिंग। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में जैसे दर्शित भाई ने बताया, लिसनिंग करोगे, कस्टमर को समझोगे और उसके बाद आपका तड़का लगाओगे डिज़ाइन का, तो सर्टेनली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड डोंट फोकस ऑन मनी, मनी इज़ ऑलवेज बाय प्रोडक्ट। यही चीज़ ये पूरे सेशन में, पूरे इंटरव्यू में आपको जो भी सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्या सीखने को मिला। मेरे को यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि पैसा बिजनेस में बाय प्रोडक्ट है, डोंट फोकस ऑन मनी। आपने क्या सीखा आप शेयर कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है तो आप आगे किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में जो इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या बन चुके हैं और उनके लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए। थैंक यू दर्शित भाई।